हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय थ्योरी। एंड आज हम फिर पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी टॉपिक्स के साथ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। एंड आज की टॉपिक है जिसकी चाहत हर किसी को है, एंड दैट इज नन अदर देन पावर। G. We are going to discuss power today, all the theories related to power, all the concepts, all the ideologies, the right, left, center, everything. आज हम political science में जो पार होती है, we are going to deep dive into it with a lot of details and clarity. ठीक है, तो stay tuned till the end. I will I'm going to make this video academically very rich. आपको अपने एग्जाम्स में, चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम्स हो, दिस इज गोइंग टू बी द की। ठीक है, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग और देर नहीं करते। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, दीज आर द रेफरेंसेस एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ माई स्क्रीन। ठीक है, जो हम लोग ने यूज़ किया है। ठीक है, सो वी हैव यूज राजीव भार्गवा, हेवुड, मुखर्जी एंड रामास्वामी एंड ओपी गौबा। ये सारे ही स्टैंडर्ड सेट ऑफ रेफरेंसेस है जो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, एंड प्रिस्क्राइब किए जाते हैं मोस्टली बाय स्कूल्स, नॉट स्कूल्स, प्रिसाइजली बाय कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, पीएसआईआर ऑप्शनल है अगर आपका। ठीक है, तो दिस is what is usually prescribed and these are the suggested list of readings. तो it is very important कि हमारे references बड़े ही clear होने चाहिए। ठीक है, so these are the references. Now moving forward, let's begin the topic par. Okay, तो here हम देख रहे हैं foundations and conceptualizations of par. ठीक है, तो पहला थिंग दैट वी सी इज ऑन्टोलॉजी ऑफ पार। ऑन्टोलॉजी का मतलब क्या है कि पार की रियलिटी क्या है। ठीक है, व्हाट इज पार, पार आखिर होता क्या है। ठीक है, तो पार एज अ कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो इट इज समथिंग विच हैज नॉट रिमेन स्टैटिक, उसने इवॉल्व किया है। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच टू मॉडर्न अप्रोच वी विल सी। तो ट्रेडिशनली जो पार थी, इट वॉज कंसिडर्ड वेरी नैरो या इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से उसको विजुअलाइज किया जाता था। ठीक है, पार जो है इट वाज जस्ट सीन कि वो गवर्नमेंट या स्टेट के पास होती है। दैट वाज द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पार, राइट। अंडरस्टैंडिंग पार हैज चेंज्ड डीपली इन पॉलिटिकल थ्योरी। अर्लियर पार वाज सीन एज समथिंग फिक्स्ड एंड टाइड टू इंस्टीट्यूशंस ओनली। तो पहले जो था वो पार, वी ऑलवेज यूज टू सी पार जो है वो एक अथॉरिटी से ट्रिपल डाउन होती है। ठीक है, सो इसीलिए क्योंकि पार को लोग सिर्फ अथॉरिटी से एसोसिएट करते थे, तो वी यूज टू सी जो पार होती है वो सिर्फ स्टेट या ऑफिसेज के पास ही होती है इन द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पार, राइट। सो पार वॉज इक्वेटेड विद द स्टेट एंड इट्स फॉर्मल ऑफिसेस। ओके, एंड इट इज ओनली पोजेस्ड बाय दोज इन अथॉरिटी। ठीक है, तो पार को अथॉरिटी से ऑलवेज एसोसिएट किया जाता था इन द ट्रेडिशनल कंसेप्शन। लेकिन मॉडर्न व्यू ऑफ पावर क्या कहती है? मॉडर्न व्यू ऑफ पावर हैज इवॉल्व्ड एंड इट इज टेलिंग वो करेंसी से कंपेयर कर रही है। अब आप ये समझिए कि करेंसी से कंपैरिजन कैसे हो रखी है। अब करेंसी जो होती है, मनी जो होती है, ठीक है, हम लोग उसको क्या करते हैं, क्यों यूज करते हैं? वी यूज करेंसी टू अटेन वॉट एवर थिंग्स वी वॉन्ट। हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो करेंसी यूज करके हम वो खरीद लेते हैं। वी कैन गेट टू आवर एंड्स बाय यूजिंग करेंसी एज अ मीन्स। ठीक है, तो वैसे ही करेंसी से ही पार को भी एसोसिएट किया गया कि पार जो है वो भी एक करेंसी है। ठीक है, करेंसी के जैसे है, क्योंकि हम लोग पार यूज करके अपना मीन्स अटेन, अपना एंड्स अटेन कर सकते हैं, राइट। इफ मान लो अगर मैं पार में हूँ तो मैं किसी के साथ जोर जबरदस्ती करके या फिर कोअर्शन से, या फिर फॉर दैट मैटर वाई जस्ट कोअर्शन, इन्फ्लुएंस से भी मैं अपना काम, जो भी मेरा गोल है, मैं अटेन कर सकती हूँ बिकॉज आई एम इन पार, राइट। तो यू आर यूजिंग पार एज अ करेंसी एंड यू आर गेटिंग पीपल इन्फ्लुएंस्ड, यू आर शेपिंग पीपल्स बिहेवियर, और ये करके वी आर गेटिंग द आउटकम दैट वी वॉन्ट। ठीक है, सो पार एज अ करेंसी कैसे ऑपरेट कर रही है? सो दिस इज द मॉडर्न व्यू ऑफ पार, राइट।
सो की आइडिया क्या है, पार इज नॉट merely अ थिंग possessed, ओके, इट इज अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इफेक्ट्स एंड सोशल स्ट्रक्चर्स। तो पार को अगेन, ये जो मॉडर्न व्यू है, ठीक है, वो पार के स्टैटिकनेस को, पार के मोनोटोनस बिहेवियर, ये नहीं बोल रही कि पार जो है ना इट इज नॉट पोजेस्ड, ठीक है, पार का जो नेचर है इट इज डायनामिक, और वो इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है, जो भी डिजायर्ड आउटकम्स है वो आउटकम्स क्रिएट करती है, ठीक है। तो और पार का नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ पार, कि वो रिलेशनल है, वो रिलेशनशिप से अराइज होती है, ठीक है, वो डायनामिक होती है, इट ऑलवेज कीप्स चेंजिंग, एंड इट इज कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट वो वेरी करती है, राइट। कुछ कॉन्टेक्स्ट होता है जहाँ पे जैसे कि स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि उनके पास अथॉरिटी है तो वो अपनी पावर एक्सरसाइज कर रही है, और दूसरी कॉन्टेक्स्ट ये हो सकती है कि जैसे हम अपनी मम्मी पापा के बात सुनते हैं, अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वी डू नॉट डू बिकॉज, मोस्टली वी डू नॉट डू इट बिकॉज वी आर स्कैर्ड ऑफ देम, इट इज बिकॉज वी रिस्पेक्ट देम। सो हम उनकी रिस्पेक्ट से भी हम उनके बातें सुनते हैं, ठीक है। सो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होती है पार, राइट, इट इज कॉन्टेक्चुअल एज यू कैन सी हियर, सो डिपेंड्स ऑन सोशल हिस्टोरिकल कंडीशंस, राइट। तो एंड इफेक्ट ओरिएंटेड, तो इससे क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जी बिल्कुल होता है, आउटकम्स प्रोड्यूस होता है, फोकस इज ऑन आउटकम्स एंड इन्फ्लुएंस। नाउ सेंट्रल पिलर ऑफ पॉलिटिकल आर्किटेक्चर, पार इज द सेंट्रल पिलर, व्हाई, बिकॉज ये इंस्टीट्यूशंस, पॉलिसीज, डिसीजन, सोशल ऑर्डर, ठीक है, ये सबको शेप करता है, ठीक है, एंड विदाउट पार पॉलिटिक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, ठीक है। सो in short, power is the capacity to produce effects through organized relationships, the lifeblood of politics. ठीक है, तो ये थी हमारी ऑन्टोलॉजी ऑफ पावर कि कैसे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में पावर को एक स्टैटिक लेंस से देखा जाता था, अथॉरिटी से एसोसिएट कर किया जाता था, ठीक है, बट मॉडर्न व्यू में पावर जो है उसको करेंसी से कंपेयर किया जा रहा है टू अटेन आउटकम्स, राइट। उसके पिलर, देयर इज नो पॉलिटिक्स दैट कैन एग्जिस्ट विदाउट पावर, पावर का जो नेचर हमने पढ़ा कि वो रिलेशनल होती है, कॉन्टेक्चुअल होती है, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज आर इम्पोर्टेंट, राइट। सो मूविंग ऑन, अब ये देखिए, पार डेवलपमेंटल एंड एक्सट्रैक्टिव, अगर आपने पहले वाले वीडियोस देखे होंगे, ठीक है, तो उसमें मैंने मैकपर्सन को बहुत बार पढ़ाया है, ठीक है। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंकर्स दैट वी आर गोइंग टू डू इज मैकपर्सन, क्योंकि मैकपर्सन जो है उन्होंने दो तरह के पार के बारे में बोला था, ठीक है, एक था हमारा पॉजिटिव पार विच इज डेवलपमेंटल, ठीक है, और दूसरा था हमारा एक्सट्रैक्टिव, ठीक है। तो पहले हम पॉजिटिव करते हैं, डेवलपमेंटल करते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंटल पार में क्या हो रहा है कि डेवलपमेंटल पार जो है वो ग्रोथ एनेबलिंग होती है, वो हमें आगे बढ़ने में पुश करती है, वो हमें आगे बढ़ने में एनेबल करती है, सपोर्ट करती है, ह्यूमन पोटेंशियल को और एनहांस करती है। जैसे ये प्लांट है, तो ये प्लांट कैसे यहाँ पे आया, जब मैंने इसे पानी दिया, जब मैंने इसका ध्यान रखा, मैं आई मेड श्योर कि इसे ऐसे पोजीशन में रखूँ जहाँ पे इसको सनलाइट मिले, टाइम टू टाइम मैंने इसे वाटर दिया, ठीक है। सो आई एम supporting this plant to grow, I am enabling the plant's growth, राइट। तो यही होता है डेवलपमेंटल पार्ट, कि जब हम इंडिविजुअल्स की कैपेसिटी को रियलाइज करने में हेल्प करते हैं, ह्यूमन पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, राइट। देन वी हैव हैना एरेंट, हैना एरेंट ने क्या बोला है, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया विच इज पार विथ, तो उन्होंने बोला है कि एकता में ही पार है, ठीक है। सो पार जो होती है वो एकता में होती है, वो लोगों के साथ होती है, ठीक है। पार इज स्वी जेनरस, उन्होंने बोला है, ठीक है। इट इज एनेबलिंग एंड जनरेटेड जब लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और एक्ट करते हैं एक साथ, जैसे कि अभी हमने इतने सारे प्रोटेस्ट हो रखे हैं हमारे देश में, ठीक है। अभी हमारा सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वो किस बेसिस पे चल रहा है, क्या अगर वो अकेले, लोग अगर अकेले करेंगे, ठीक है, तो शायद उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी स्ट्रेंथ है यूनिटी, उनकी स्ट्रेंथ है एकता, ठीक है। तो यही हम लोग देख रहे हैं, सो दिस इज द टाइप ऑफ पावर दैट एरेंड इज टॉकिंग अबाउट, दैट पावर विथ, पावर लाइज इन द people when they are united together, when they communicate together and act together, right? So it builds, empowers, creates possibility and human capacity को develop करती है। नेक्स्ट वी सी पार ओवर, ओके, तो ये नेगेटिव पार्स है, ये पॉजिटिव थे,
ठीक है, ये पॉजिटिव थे। पॉजिटिव में हमने मैकपर्सन का डेवलपमेंटल पार देखा और हैना एरेंट का पार विथ कमिंग फ्रॉम द फ्रेज स्वी जेनरिस, राइट। नेगेटिव स्फीयर में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे है पार ओवर, विच इज नेगेटिव या एक्सट्रैक्टिव पार। ठीक है, तो रॉबर्ट डाल ने देखो यहाँ पे हमें बोला है कि रॉबर्ट डाल क्या होता है, इन्होंने बोला कि पार कब होती है, हमें कैसे पता चलता है कि किसी इंडिविजुअल के पास पार है। ठीक है, हमें तब पता चलता है, मान लो ये एक इंडिविजुअल है, ये है ए और ये है बी। ठीक है, ये है ए और ये है बी। तो जब मान लो ए के पास पार है तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो बी से वो काम करवा ले रहा है जो बी नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी उसे करना पड़ रहा है। क्यों? बिकॉज ए हैज पार, right? So A has power over B to the extent that A can get B to do something that B would otherwise not do, राइट। सो दिस इज वॉट ही इज डिस्क्राइबिंग एज, कि इसे हम लोग पार बोलते हैं और ये नेगेटिव पार के अंदर हमने डाला है, क्योंकि बिकॉज द इंडिविजुअल इज नॉट विलिंग टू डू इट बट स्टिल दे हैव टू, राइट। देन मैक पर्सन ने एक्सट्रैक्टिव पार बोला है। एक्सट्रैक्टिव पार वो पार होती है जब हमारे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, ठीक है, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो बुर्जोआ क्लास होती है, ठीक है, वो दूसरों के लेबर को यूज करते हैं। वो हमारे प्रोलेटेरियट्स के, वर्कर्स के लेबर को यूज करते हैं अपना एंड्स सर्व करने के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए। उनसे उनका सब कुछ एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे बोला गया है एक्सट्रैक्टिव पार, ये डोमिनेट। तो ये जो हमारा पार ओवर है, ये नेगेटिव पार है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि ये डोमिनेटिंग पार है, ये कंट्रोल करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, लोगों से एक्सट्रैक्ट करता है और इससे सोसाइटी में इनइक्वालिटी होती है। ठीक है, ओके, तो ये थे हमारे दो सेट्स ऑफ पावर, विच इज वन इज डेवलपमेंटल एंड वन इज नेगेटिव। हमें थिंकर्स का नाम याद रखना है, ये बहुत जरूरी है, राइट। मूविंग ऑन, नाउ वी हैव स्टीवन ल्यूक्स एंड उनके थ्री डिमेंशंस ऑफ पावर, राइट। तो उनके तीन डिमेंशंस ऑफ पावर में हम क्या देखते हैं, उन्होंने थ्री लेवल हायरार्की बनाई है, उन्होंने थ्री लेवल हायरार्की यूज किया है। ठीक है, और हमें ये भी बताया है कि इन हायरार्कीज को यूज करके पार की विजिबिलिटी कैसे होती है, क्या वो विजिबल स्फीयर में है या फिर वो लीस्ट विजिबल स्फीयर में है या फिर वो लेस विजिबल में, तो वो पार हमें दिखता है या नहीं दिखता है। ठीक है, तो उन्होंने पहला बोला है फर्स्ट डिमेंशन ऑफ पार जो है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में मान लो कि यहाँ पे दो लोग हैं, एक है ए और एक है बी। ठीक है, तो ए ने कुछ पॉलिसी बोली या ए ने कुछ और बात बोली और बी ने उसका विरोध किया, बोला नहीं भाई मैं तो नहीं मानता हूँ। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, राइट। तो कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद भी ए समहाउ मैनेजेस कि वो अपने तरफ ज्यादा लोग ले आए या उसके पास ज्यादा लोग है, ठीक है, और वो अपना डिसीजन ले लेता है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस दैट दिस इज द डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, एंड दिस इज द मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ पावर, राइट। सो इसमें कॉन्फ्लिक्ट होती है, ठीक है, बिटवीन एक्टर्स। ओके, फॉर्मल सेटिंग्स, पावर इज सीन एज द कैपेसिटी टू प्रिवेल इन द फेस ऑफ डायरेक्ट ऑपोजिशन, राइट। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। जैसे कि कभी कभी हमारे पार्लियामेंट में क्या होता है कि क्योंकि हमारे मेजोरिटी पार्टी के पास इतनी मेजोरिटी होती है कि वो सिंगल हैंडेडली भी वो अपनी पार्टी के ही बलबूते पे या अपनी ही अकेली अलायंस पे वो कोई भी बिल पास करवा लेती है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम अदर ऑपोजिशनल पार्टीज, राइट। तो ये हमारा डिसीजन मेकिंग पावर दिखाता है और इसकी विजिबिलिटी क्या है, ये बहुत ही ज्यादा विजिबल है। दिस इज मोस्ट विजिबल, ये लोगों में दिखती है। ठीक है, कि अरे इसने बर्बरता से या फिर इसने अकेले मतलब सिंगल हैंडेडली सारा कर लिया, डिसीजन ले लिया। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ पावर, इट कैन नॉट बी हिडन। अगर मैं एक पब्लिक फोरम में मैं अपने मनचाहा काम करके निकल जाऊंगी लोगों को कन्विंस करके, तो दिस इज विजिबल, राइट।
उसके बाद हम देखते हैं सेकंड डिमेंशन ऑफ पावर विच इज एजेंडा सेटिंग। ठीक है, तो एजेंडा सेटिंग क्या पावर होती है कि बेसिकली कौन से इश्यूज आर टू बी डिस्कस्ड, ठीक है, वो हमारा पावर होल्डर डिसाइड करता है। ठीक है, जैसे कि मान लो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है देश में। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, रोड्स नहीं बन रहे हैं, मेडिकल या फिर हेल्थ स्टैंडर्ड्स बहुत पुअर है, एजुकेशन बहुत पुअर है। ठीक है, और भी तो ये सब हमारे देश की प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन क्या ये सब डिस्कस होगा? ये कौन डिसाइड करेगा? द पावर होल्डर, या फिर हमारी गवर्नमेंट, या फिर हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस है, राइट, वो डिसाइड करते हैं। लेकिन क्या ये सारे इश्यूज डिसाइड होंगे, डिस्कस होंगे, या इनमें से कौन सा इशू डिस्कस होगा? ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मैं नीट पेपर लीक्स के बारे में डिस्कस करूं तो देश में और प्रॉब्लम्स ही नहीं है। काफ़ी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम नीट पेपर को डिस्कस कर रहे हैं एट द गिवन पॉइंट, या फिर हम डिलिमिटेशन बिल डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इशू डिस्कस होगी, वो कौन डिसाइड करता है? राइट, सो दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे जो ये बैरियर है ये गेट कीपिंग है, और ये सारे कंट्रोल करता है इंफॉर्मेशन को। ये सारे इश्यूज है दैट कुड बी रेज्ड, जैसे कि मैंने बोला कि एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट। ठीक है, लेकिन ये बैरियर होने की वजह से, ये बैरियर जो वो एक फिल्टर की तरह काम करता है, और यहाँ तक जो टेबल ऑफ डिस्कशन है, क्या वहां पर ये सारे इश्यूज पहुंचेंगे? नहीं, सिर्फ सर्टेन इश्यूज रीच द पब्लिक। राइट, सो हु डिसाइड्स दिस? द पावर बेरर, जिसके पास ये एजेंडा सेटिंग की पावर है। तो हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, या हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, वो भी किसी के पावर से डिसाइड होता है। ठीक है, सो थियोराइज्ड बाय बैचरिच एंड बरात्स as non-decision making, power is exercised by creating barriers that prevent certain issues from reaching the public domain. Okay, so it shapes the environment before a conflict can even occur. और ये पार जो होती है वो लेस विजिबल होती है। हम सोचते हैं कि हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा इंडिपेंडेंट चॉइस है, पर कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली वो टॉपिक भी जो है वो शायद हमें फ्रेम करके दिया गया है। लोग चाहते हैं कि हम वो टॉपिक डिस्कस करें। राइट, सो दिस इज लेस विजिबल। राइट, एंड देन वी हैव द थर्ड डिमेंशन, दैट इज थॉट कंट्रोल। ठीक है, ये सबसे लीस्ट विजिबल होती है। राइट, किसी के थॉट्स को ओवर पार कर देना। राइट, जैसे कि मान लो मैंने कोई एड देखी, ठीक है, और वो मुझे वो सामान चाहिए ही थी नहीं थी, कल तक तो मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कोई कमोडिटी एग्जिस्ट करता है मार्केट में, पर उसकी मार्केटिंग इतनी अच्छी हो रखी है, मैं देख रही हूँ सारे ही सेलिब्रिटीज यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि मेरे माइंड में एक क्रिएट हो रहा है कि मुझे भी वो चाहिए। क्लियर, तो इससे क्या हो रहा है कि अब मुझे लग रहा है कि अच्छा, आई ऑल्सो नीड दैट, सो वॉट इज हैपनिंग, माई थॉट्स आर गेटिंग कंट्रोल्ड एंड मैनिपुलेटेड। राइट, सो बीज में तो इस इंसान का देखो, ये इसका ओरिजिनल प्रेफरेंस क्या था कि आई वॉन्ट एक्स। ठीक है, देन पार ए shapes desires, beliefs, values, worldview. B now wants what A wants. Okay, without knowing कि whether उसको actually उस चीज की जरूरत है भी या नहीं। तो ओरिजिनली उसको एक्स चाहिए था, लेकिन अब उसे वाई चाहिए क्योंकि ए वाई ले रहा है। समझ रहे हो आप? ठीक है, तो ये जो होती है ये पार मोस्ट इंसीडियस एंड लीस्ट विजिबल होता है। ये हमें समझ में भी नहीं आता, ये हम इस गुमान में रहते हैं कि अरे ये तो मेरी इंडिपेंडेंट चॉइस है, पर क्या वो हमारी इंडिपेंडेंट चॉइस है? ठीक है, तो ये सबसे लीस्ट विजिबल पार होती है। राइट, तो वी हैव टू रिमेंबर अगेन द थिंकर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इन्होंने 3 लेवल हायरार्की दिया है। ठीक है, और उनके बेसिस पे विजिबिलिटी कैसी होती है ऑफ पार। ठीक है, so Luke's utilizes a 3 level hierarchy to show the increasing visibility of power. Right, so moving forward, now we have Kenneth Boulding के 3 faces of power.
राइट? तो उन्होंने बेसिकली पार को टाइप्स में डिस्टिंग्विश किया है। एक है हमारी डिस्ट्रक्टिव पार, ठीक है? तो ये डिस्ट्रक्टिव पार हम यूज़ कैसे करते हैं? थ्रू फोर्स एंड कोअर्शन, राइट? कि और ये होता है हमारा हार्ड पार, कि अगर आपने नहीं फॉलो किया तो मे बी आपको जेल में भर दिया जाएगा, आप पे वायलेंस यूज़ किया जाएगा, ठीक है? पुलिस बुला दी जाएगी, ठीक है? तो ये होती है हमारी डिस्ट्रक्टिव पार। दूसरा है विच इज़ प्रोडक्टिव पार, एंड दैट इज़ द मैकेनिज़्म इज़ इकोनॉमिक एक्सचेंज। इकोनॉमिक एक्सचेंज बेसिकली आपको माइंड में जैसे कि जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज़ है, ठीक है? तो वो काम करते हैं, राइट? तो उनकी प्रोडक्टिव पावर को यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप काम कर रहे हो, आपको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। अगर आपने कोई गोल मीट किया, ठीक है? तो आपको इंसेंटिव्स दिया जाएगा या सेल इंसेंटिव्स दिया जाएगा, आपको इंक्रीमेंट दिया जाएगा, आपकी प्रमोशंस दिया जाएगा, ठीक है? अगर आप गोल्स मीट करते हो, कंपनी को प्रॉस्पर करने में आप हेल्प कर रहे हो, राइट? सो दैट इज़ प्रोडक्टिव पावर, ओके? By economic exchange you are attaining the goals. Next is integrative power. Integrative power की मैकेनिज्म क्या होती है? वो रिस्पेक्ट और लॉयल्टी बेस्ड होती है। वो हमारे सोशल बॉन्ड्स, कम्युनिटी, ठीक है, पावर, और ये एग्जाम्पल होती है हमारी सॉफ्ट पावर की, ठीक है? सॉफ्ट पावर, ओके? सो मतलब वो जो पावर होती है इंटीग्रेटिव पावर, सो दैट इज नॉट समथिंग, यू नो, दैट यू विल इवन गेट टू रियलाइज। वो धीरे 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 मतलब वो आपके अंदर वो आ जाती है, ठीक है? सो दैट इज इंटीग्रेटिव पावर। अच्छा, ये सो व्हाट लेयर जो मैंने ऐड किया है ना, आप आगे भी देखोगे सो व्हाट लेयर इज बेसिकली लाइक अ क्रिटिसिज्म और अ क्रिटिक दैट आई हैव इंक्लूडेड, ठीक है? तो ये थे केनेथ बोल्डिंग के थ्री फेसेस ऑफ पावर। नाउ वी कम टू सो व्हाट लेयर विच इज द शिफ्ट फ्रॉम विजिबल डिसीजन मेकिंग टू इनविजिबल थॉट कंट्रोल, ठीक है? चेंजेस आर मेथोडोलॉजी फॉर आइडेंटिफाइंग ऑपरेशन, ठीक है? तो कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो शिफ्ट होती है फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव टू इंटीग्रेटिव, ठीक है? तो इससे हमारी जो ऑपरेशन आइडेंटिफाइंग जो होती है, वो हम ऑपरेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। वो जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बढ़ जाती है, ठीक है? अगर हार्ड पावर यूज़ होती है, अगर डिस्ट्रक्टिव मेथड्स यूज़ हो रहे हैं, फोर्स, कोएर्शन, तो मैं ऑपरेशन को आइडेंटिफाई कर लूँगी ईज़िली। पुलिस आ रही है, लोगों को यूँ ही मार रही है, ठीक है? तो आई कैन आइडेंटिफाई अम ओप्रेशन। सिमिलर इज़ प्रोडक्टिव, कि अगर आप एक्स्ट्रा किसी से काम करवा रहे हो, वेजेस नहीं दे रहे हो, एक्सप्लॉइट कर रहे हो, लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, देन ऑल्सो आई कैन identify oppression, right? But in this type of power, soft power, I cannot easily identify oppression because इसका mechanism तो respect है, इसका mechanism तो loyalty है, राइट? फॉर एग्जाम्पल हमने हम बहुत लोगों ने ये देखी होगी, एमिली इन पेरिस, राइट? एमिली इन पेरिस जो हमारी सीरीज है, ठीक है? उसमें क्या हुआ, जब मैंने देखा था कि एमिली इन पेरिस का जब सीक्वल आया, मैं उस सीक्वल की बात कर रही हूँ जब एमिली इन पेरिस शिफ्ट्स फ्रॉम पेरिस टू रोम, राइट? तो पेरिस के जो लोग थे, पेरिस की जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, उन्होंने बोला कि इट कैन नॉट हैपन बिकॉज एमिली इन पेरिस जो थी, वो एक बहुत ही प्रो और बहुत ही पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन लोगों को दे रही थी अबाउट द पेरिशियन कल्चर, राइट? सो ग्लोबली उनकी जो इमेज बन रही थी वो बहुत ही अच्छी इमेज बन रही थी बिकॉज ऑफ द इंटायर सीरीज। सो दे डिड नॉट वांट एमिली इन पेरिस टू शिफ्ट टू एमिली इन रोम। तो दे आर यूटिलाइजिंग दिस सॉफ्ट पावर, ओके, एंड अर्निंग पीपल्स रिस्पेक्ट, अर्निंग पीपल्स लॉयल्टी। तो हमारा जो है, जैसे कि मुझे याद है एली 18 की लिप बाम्स जो है, वो एमिली इन पेरिस के वर्जन पे कुछ आने लगा, काफ़ी स्टिकर्स और काफ़ी कुछ कॉस्मेटिक्स जो थे वो एमिली इन पेरिस के थीम के बनने लगे। तो आप क्या कर रहे हो कि हमें लग रहा है कि अरे ये तो ट्रेंडी है, क्यूट है, ठीक है, तो हम उसे यूज़ कर रहे हैं, हम उसे हैप्पीली मंगा रहे हैं, बट एक्चुअली में द मेकर्स और the team, they were successful in endorsing Paris, राइट? और द पेरिशियन कल्चर जो कि कल को उनके टूरिज्म को बूस्ट करेगा, ठीक है? तो दिस इज सॉफ्ट पावर, यू डोंट नो बट इट हैज एक्चुअली एंटर्ड इन योर सिस्टम एंड इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, इट इज वेरी चैलेंजिंग टू आइडेंटिफाई। सो दैट इज वॉट इज बीइंग सेड ओवर हियर, ठीक है? तो जब आप ऊपर से नीचे आते हो ना, डिस्ट्रक्टिव टू प्रोडक्टिव एंड देन लास्ट स्टेज पे इंटीग्रेटिव पे आते हो, तो विजिबिलिटी कम हो जाती है। आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे कि आप मैनिपुलेट हो गए हो, आपको लगेगा अरे ये नेचुरल है,
ये ऐसे ही तो चीज़ें होती हैं, ठीक है? सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो आप अपने डिज़ायर्स को क्वेश्चन करें कि वो एक्चुअली में आपका डिज़ायर है या फिर वो एक मैन्युफैक्चर्ड डिज़ायर है, ठीक है? और अगर एग्री करते हो मेरे से या फिर मैंने जो पॉइंट्स बोले हैं, ठीक है? तो प्लीज़ ऐसा कुछ है तो अपने एक्सपीरियंसेस भी मुझे शेयर करो, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है ऐसे डिस्कशंस, ठीक है? तो लेट्स मूव ऑन। अब आते हैं हम लोग थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स पे। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स पे वी हैव different theories and thinkers, and we are going to move from elitism to polyarchy, ठीक है? elitism जो theories है, elitism पे जो based theories है, काफ़ी सारे elitist theories है। तो elitist theories क्या होती है ना कि कैसे कुछ लोग जो होते हैं वो society में एक upper position ले लेते हैं, elite बन जाते हैं and वो रूल करते हैं। तो elitist is कि कुछ लोग रूल कर रहे हैं, और polyarchy क्या होती है ना कि बहुत सारे लोग रूल कर रहे हैं। इट इज़ अ रूल ऑफ many where there is popular rule, right? So elitist theory में सबसे पहले हम आते हैं परेटो पे, ठीक है? तो परेटो ने सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स दिया है। सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स क्या होता है? सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स में बेसिकली परेटो इज टेलिंग कि सोसाइटी जो होती है ना, ठीक है, वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली क्या होती है, वो एक सर्टेन सेक्शन ऑफ एलिट्स हो जाती है सोसाइटी में। तो कुछ लोग जो होते हैं वो लायन की तरह होते हैं, वो फियरलेस होते हैं, ठीक है? दे यूज फोर्स, दे यूज कोअर्शन, ठीक है, एज a source in order to get power and get the higher or the elitist position in society। तो जब ये लोग नहीं होते हैं ना, ऐसे लोग जब खत्म हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद दूसरे टाइप ऑफ लोग डेवलप होते हैं, विच इज जो फॉक्स के तरह होते हैं, जो कनिंग होते हैं, जो सोसाइटी में अपना पावर एज्यूम करते हैं थ्रू इंटेलेक्ट, ठीक है, अपने इंटेलिजेंस के वजह से। और पार जो है वो इनके ही बीच में सर्कुलेट करती है। तो कभी समाज में लायंस की तरह लोग होते हैं जो फोर्स यूज करते हैं, जब ये नहीं होते हैं तो फॉक्स की तरह लोग होते हैं जो अपनी इंटेलिजेंस से लोगों को रूल करते हैं या अपनी पार को एक्सरसाइज करते हैं। और सोसाइटी जो है वो इसी सर्कल में घूमती है, पार जो है सॉरी वो इसी सर्कल में घूमती है, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड सर्कुलेशन ऑफ elites, राइट? देन वी हैव मॉस्का, ठीक है? तो मॉस्का ने सोसाइटी को दो क्लासेस में डिवाइड किया, एक है गवर्निंग क्लास और एक होता है हमारा गवर्नड क्लास, ठीक है? तो उन्होंने बोला सोसाइटी जो होती है वो अनकॉन्शियसली वो दो क्लासेस में डिवाइड हो जाती है। गवर्निंग जो फ्यू होते हैं, जो लोगों पे अपना पावर एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड गवर्नड जो मेजोरिटी होते हैं। क्यों? बिकॉज ये जो गवर्निंग क्लास है इनके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, ये काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है, काफ़ी इंटीग्रेटेड है, काफ़ी यूनाइटेड है। और ये जो गवर्न क्लास है वो मासेस है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड मासेस। तो इस वजह से उनके लिए पॉसिबल होता है कि वो इनको आराम से गवर्न कर सकते हैं, ठीक है? देन वी हैव मिशेल्स। मिशेल्स ने अपनी आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की दिया है, ठीक है? ओके, सो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की ने उन्होंने क्या बोला है कि कि एक सेक्शन होती है, ठीक है, ओलिगार्की मींस रूल ऑफ अ फ्यू, ठीक है? तो एक सेक्शन होती है या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनके पास एक्सपर्टीज होती है, जैसे कि मान लो ब्यूरोक्रेसी, उनके पास एक्सपर्टीज है, उनके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स है, और बिकॉज ऑफ दिस एक्सपर्टीज दे आर एबल टू रूल द masses, okay? So that is your iron law of oligarchy। देन वी हैव मिल्स, ठीक है, इन्होंने पार एलीट को आइडेंटिफाई किया, इन्होंने पार एलीट के बारे में बोला, ठीक है, कि तीन ओवरलैपिंग सर्कल्स होते हैं यूएसए में, उन्होंने बोला, ठीक है, एक है हमारे, और पार जो है ना वो इन तीनों के बीच में ही सर्कुलेट होती है, ठीक है? एक है हमारे पॉलिटिशियंस, देन वी हैव मिलिट्री हेड्स, एंड देन वी हैव टॉप कॉर्पोरेट ग्रुप्स। तो ये जो है ये फ्यू है हमारे सोसाइटी में, ठीक है? और ये फ्यू जो है ये तीन तरह के ओवरलैपिंग सर्कल्स या ग्रुप्स जो है पार इन्हीं के बीच में ही ऑपरेट होती रहती है, इससे नीचे नहीं जाती है, राइट? देन वी हैव रेमंड एरन, ठीक है, इन्होंने कॉन्ट्रास्ट किया है बिटवीन फ्रैक्चर्ड एलिट्स एंड मोनोलिथिक एलिट्स, ठीक है? तो फ्रैक्चर्ड एलिट्स कौन है? जो वेस्टर्न कॉम्पिटिटिव सिस्टम्स में होते हैं, ठीक है, काफ़ी एलिट ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे राइट मिल्स ने तीन ओवरलैपिंग सर्कल्स आइडेंटिफाई किए थे। तो इन्होंने भी बोला कि मतलब वेस्टर्न सोसाइटीज़ क्योंकि कॉम्पिटिटिव होती हैं, तो इनमें काफ़ी मतलब इनमें
मल्टीपल एलिट्स होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल एलिट, मिलिट्री एलिट, इकोनॉमिक या कल्चरल एलिट होते हैं, ठीक है? तो ये मल्टीपल एलिट्स होते हैं और इनके पास पावर होती है, ठीक है? और मोनोलिथिक में क्या होता है कि एक सिंगल पार्टी होती है और उसी के पास सारा यूनिफाइड पावर होता है, ठीक है? दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल, राइट? सो हमें याद रखने हैं थिंकर्स, उनके कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, नाउ वी कम टू मार्क्सिस्ट एंड लिबरल। ओके, सो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है? मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव जो है, ओके, वो बड़ा ही सिंपल है। उन्होंने क्या बोला है कि हमारी सोसाइटी में दो चीजें होती हैं, एक होता है बेस, ठीक है, और एक होता है हमारा सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है? तो जो बेस होती है, ओके, दैट इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। और सुपर स्ट्रक्चर जो होती है, जो सुपर स्ट्रक्चर में जैसे स्टेट के बारे में बोला गया है यहाँ पे, ठीक है? तो स्टेट जो होती है, ठीक है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, इट इज द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द बुर्जोआ क्लास और द कैपिटलिस्ट। तो स्टेट जो होती है वो काम करती है, उनके पास पावर होती है और वो उस पावर को यूटिलाइज करती है टू प्रोटेक्ट द बुर्जोआ, टू प्रोटेक्ट द इंडस्ट्रियलिस्ट और द कैपिटलिस्ट, राइट? इट इज द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द बुर्जोआ, ठीक है? तो पार क्या होती है? पार इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ सरप्लस वैल्यू फ्रॉम द वर्किंग क्लास। तो आप वर्किंग क्लास से आप सब कुछ एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हो, जैसे कि हमने मैकपर्सन का एक्सट्रैक्टिव पार पढ़ा था, राइट? तो बुर्जोआ क्या कर रहा है? वो वर्कर से सारा कुछ एक्सट्रैक्ट कर ले रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, और सरप्लस वैल्यू किसका हो रहा है? प्रॉफिट किसका हो रहा है? कैपिटलिस्ट का हो रहा है, बुर्जोआ का हो रहा है, राइट? ठीक है? सो दिस इज द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन पार की बुर्जोआ क्लास जो है, या फिर जो हमारी स्टेट है, वो बुर्जोआ क्लास की एग्जीक्यूटिव कमिटी है, एंड बोथ आर यूटिलाइजिंग देयर रिस्पेक्टिव पावर्स टू एक्सप्लॉइट द वर्कर, ओके, ताकि उनका सरप्लस वैल्यू को ये एक्सट्रैक्ट कर सके, ठीक है? So Marxists see power as concentrated in the owning class, which is the bourgeois class, and used to maintain class domination. राइट? देन वी हैव द लिबरल और द प्लूरलिस्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है? इन्होंने पॉपुलर सॉवरेनिटी के बारे में बोला है कि एक्चुअली में पावर जो होती है वो लोगों के पास होती है, इंडिविजुअल्स के पास होती है। जैसे कि रॉबर्ट डाल आर्ग्यू दैट पावर इज डिस्पर्स्ड अमंग competing interest groups. Dahl describes Western systems as polyarchies. Polyarchies क्या होता है? Polyarchies is basically rule of many, rule of the people, ठीक है? There are many centers of power. जैसे आप देख रहे हो, पावर जो है कोई सिंगल ग्रुप डोमिनेट नहीं कर रही है, पावर इज डिस्पर्स्ड, इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियंस, सिटीजन्स के पब्लिक ओपिनियन, मीडिया। सो पावर इज डिस्पर्स्ड, ओके? देन वी कम टू नियो प्लूरलिज्म एंड डिफॉर्म्ड पॉलीआर्की, ठीक है? सो नियो प्लूरलिस्ट, ठीक है, जैसे कि लिन ब्लूम, या फिर नियो नियो प्लूरलिस्ट जैसे कि नॉर्डिंगलर, ओके, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने एक्नॉलेज किया कि कॉर्पोरेट्स ग्रुप जो होते हैं वो एक प्रिविलेज पोजीशन होल्ड करते हैं, ठीक है? जैसे कि आप ये देख रहे हो सीसॉ है, ठीक है? तो ये सीसॉ में क्या है कि ये कॉर्पोरेट ग्रुप जो है ये ऊंचे है। ये ऊंचे कैसे हो गए? क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज होती है, इनके पास ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे होते हैं, लॉबिंग पावर होती है, पॉलिसीज के एक्सेस होते हैं, और वहीं पे जो हमारे सिटीजन्स या जो पब्लिक है वो आपस में ही उनके फ्रैगमेंटेशंस है, ठीक है? रिसोर्सेज हमारे पास उतने हैं नहीं, एंड वॉइसेस बिकॉज ऐसा नहीं है, तो उनका वॉइस जो है वो वीकर होता है, अनहर्ड जाता है, ठीक है? सो दे आर्ग्यू वी लिव इन अ डिफॉर्म्ड पॉलीआर्की। डिफॉर्म्ड पॉलीआर्की क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल स्केल जो होता है कॉर्पोरेट इंटरेस्ट का, वो क्या करता है? वो स्कू कर देता है, ठीक है, द डेमोक्रेटिक बैलेंस। क्योंकि उनके पास ये सारे रिसोर्सेज है ना, तो ये सीसो ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है, ठीक है? इस वजह से ये जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स है, ठीक है, वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, राइट? सो फॉर्मल डेमोक्रेसी एग्जिस्ट, बट अनइक्वल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट डिस्टॉर्ट्स आउटकम्स इन फेवर ऑफ कॉर्पोरेट। तो इसी को बोला गया है डिफॉर्म्ड पॉलीआर्की, ठीक है? कि फॉर्मली डेमोक्रेसी है, ठीक है, बट देर इज oligarchy which is actually in effect, ठीक है? सो
अगेन सो व्हाट लेयर में वी सी कि देर इज द क्रिटिक ऑफ द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की इन द डिजिटल एज, बिकॉज इन डिजिटल एज में क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल पावर जो है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, वो सिर्फ ट्रेडिशनल पार्टीज या ब्यूरोक्रेसी में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, ठीक है, बट देर आर अदर पीपल ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास भी पावर है, ठीक है। तो इन द डिजिटल एज अब देखो जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स डेवलप हो गए हैं, तो इसमें क्या होता है ना कि पावर जो है वो शिफ्ट हुआ है, राइट। सो दैट इज व्हाट द क्रिटिसिज्म इज। नाउ वी कम टू अथॉरिटी, लेजिटिमेसी एंड हेजिमनी, राइट। तो अथॉरिटी, लेजिटिमेसी और हेजिमनी में सो वी आर गोइंग टू फर्स्ट सी मैक्स वेबर के जो तीन आइडियल्स है ऑफ अथॉरिटी, बिकॉज पावर जो होती है वो ऑलवेज अथॉरिटी से एसोसिएट की जाती है, ठीक है। तो अथॉरिटी क्या होती है कि पावर प्लस लेजिटिमेसी, अगर हम इन दोनों को एक साथ जोड़े तो फिर एक इंसान के पास या एक इंस्टीट्यूशन के पास अथॉरिटी हो जाती है, ठीक है। सो तीन टाइप्स ऑफ अथॉरिटी वेबर ने दिए हैं। एक है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो होती है इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ हिस्ट्री, कल्चर, कस्टम, ठीक है, और ये इनहेरिटेड होती है, जैसे कि आप कोई पोप की अथॉरिटी देखो, कोई ट्राइब के लीडर की अथॉरिटी देखो, ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल या ट्रेडिशंस पे बेस्ड है। दूसरा है करिज्मेटिक अथॉरिटी, बिकॉज वो इंसान जो है उसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, ठीक है, पर्सनैलिटी लोगों को बड़ी अपीलिंग लगती है, तो बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल करिज्मा वो लोगों में पॉपुलर हो जाता है, उनकी अथॉरिटी हो जाती है, जैसे कि यहाँ गांधी, हिटलर या फिर जीसस क्राइस्ट, ठीक है। एंड देन वी हैव रैशनल लीगल अथॉरिटी, ये हमारी मॉडर्न सिस्टम ऑफ अथॉरिटी है जिसमें ब्यूरोक्रेसी को अथॉरिटी दी जाती है, ठीक है, ऑफिसेस को, स्टेट को, ठीक है, तो ये हमारी रैशनल लीगल अथॉरिटी है, राइट। देन वी सी अथॉरिटी इन प्रैक्टिस विच इज डी फैक्टो वर्सेस डी जूर, ठीक है, तो डी जूर क्या होती है, डी जूर बेसिकली लीगल राइट जो होता है एक इंसान के पास, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास रूल करने के लिए, और डी फैक्टो क्या है कि एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ पावर, राइट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखो लीगल राइट टू रूल में लीगली रिकग्नाइज्ड अथॉरिटी है, जैसे कि आपको इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ठीक है, तो वो लीगली है, उनके पास लीगल पास है, राइट। एंड अब यहाँ पे देखो एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ पे डी फैक्टो जो है वो एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ पावर पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्या वो आप कैसे एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, तो एक्चुअल कंट्रोल ओवर द स्टेट, जैसे कि मान लो कोई मिलिट्री जनता फॉर्म हुई है, ठीक है, तो एक मिलिट्री कूप में क्या होता है कि द डिपोज्ड गवर्नमेंट रिमेन्स द डिजूर अथॉरिटी, राइट, उनके पास लीगल राइट टू रूल है, ठीक है, वाइल द मिलिट्री जनता एक्सरसाइजेज डी फैक्टो अथॉरिटी, करेक्ट। देन वी हैव अथॉरिटी एज सिस्टमैटिक एक्सचेंज, जैसे हमने मनी वाला पढ़ा था, ठीक है, करेंसी के जैसे पावर यूज होती है, तो टैलकोट पार्सन्स ने बोला है कि पावर इज लाइक मनी, जो हम यूज करते हैं टू अचीव सर्टेन गोल्स, जस्ट द वे वी यूज मनी टू अचीव गोल्स, हम पावर यूज करते हैं टू अचीव गोल्स, ठीक है, मैं आपसे कोई काम करवा पाती हूँ, चाहे वो इन्फ्लुएंस से हो या फिर मेरे कोअर्शन से हो, ठीक है, बट आई एम एज लॉन्ग एज आई एम एबल टू गेट माई एंड्स अचीव्ड, ओके, सो इट इज लाइक मनी, क्योंकि मनी से भी तो हम लोग अपने एंड्स अचीव करते हैं, राइट। देन वी हैव एंटोनियो ग्रामशीज हेजेमनी, राइट, ठीक है। तो ग्रामशी जो है, एंटोनियो ग्रामशी जो है, ठीक है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट के बारे में बोला है, और उन्होंने बोला है मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट का मतलब क्या है ना कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप पावर एक्सरसाइज करते हो बाय फोर्स ओनली, ठीक है, आप किसी से कंसेंट लेके भी, ठीक है, यू आर एक्सरसाइजिंग योर पावर, यू आर मेंटेनिंग योर कंट्रोल, ओके, थ्रू द पर्सन और द ग्रुप्स कंसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सोसाइटी जो है वो दो में डिवाइडेड है, एक है हमारी पॉलिटिकल सोसाइटी और एक है हमारी सिविल सोसाइटी। पॉलिटिकल सोसाइटी में हमारा स्टेट है, और स्टेट क्या यूज़ कर रहा है, कोअर्शन यूज़ करता है, लॉ, पुलिस, आर्मी, ठीक है। और सिविल सोसाइटी क्या होती है, सिविल सोसाइटी में आप कंसेंट मैन्युफैक्चर करते हो, और वो कंसेंट कैसे मैन्युफैक्चर होती है, स्कूल्स में, मीडिया में, रिलीजन, फैमिली, कल्चर, ठीक है, और ये कंसेंट जो है ना ये इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम डेवलप होती है, और आपको पता भी नहीं चलता कि वो आपके सिस्टम में कैसे पेनिट्रेट कर गई है, और आपको लगता है कि अरे हाँ ऐसे ही तो होती हैं चीज़ें, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। सो रूलिंग क्लास रूल्स नॉट जस्ट बाय फोर्स
बाय विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल, राइट? तो उन्होंने 2 पोज़ीशंस के बारे में बोला, एक है हमारा वो पोजीशन ऑफ वॉर एंड एक है हमारा मैनूवर, ठीक है? सो अब यहाँ पे देखो, मैनूवर में क्या हो रहा है कि देयर इज डायरेक्ट असॉल्ट, ठीक है? आप जाते हो, आप एकदम गन्स वगैरह लेके अटैक करना शुरू कर देती है पुलिस या फिर आर्मी, आप डायरेक्टली अटैक कर रहे हो, ठीक है? सो दैट इज मैनूवर, राइट? जैसे कि अभी प्रोटेस्ट में लोग गए हुए थे, तो उन पे वाटर कैनन्स, ठीक है, वगैरह यूज हो रहा था, दैट इज डायरेक्ट अटैक, ओके? जैसे कि रेवोल्यूशन वगैरह होती है, राइट? देन वॉर ऑफ पोजीशन क्या होती है ना, ये लॉन्ग टर्म होती है, ठीक है? ये डायरेक्ट नहीं होती है, ये धीरे धीरे होती है। इट इज अ पेशेंट स्ट्रगल विद इन सिविल सोसाइटी टू चेंज आइडियाज, ठीक है? जैसे कि कल्चरल मूवमेंट हुई, ठीक है? तो ग्रामशी ने क्या बोला, ग्रामशी सेज दिस इज द प्राइमरी पाथ टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी। अगर आपको वाकई में ट्रांसफॉर्म करना है ना, तो इट इज थ्रू वॉर ऑफ पोजिशन, थ्रू लॉन्ग टर्म स्ट्रगल, राइट? तो हेजिमनी क्या होती है ना, हेजिमनी क्या होता है कि आप किसी के थॉट को इस तरह से मैनिपुलेट कर दे रहे हो, किसी के थॉट्स को इस तरह से ओवरवेलम या ओवर पार कर दे रहे हो कि वो कंसेंट मैन्युफैक्चर कर लेता है, और इतना कंसेंट हो जाता है कि आपको लगता है कि यही तो नेचुरल है, वो एकदम नेचुरल लगेगा आपको, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल, अभी हमने कंसेंट मैन्युफैक्चर कर दिया है सोसाइटी में एक, कि अगर जो लोग थोड़े एजुकेटेड होते हैं, जो उनको थोड़ी इंग्लिश बोलनी आती है, ठीक है, हम सोचते हैं कि वो मॉडर्न है, राइट? बट व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश इज नॉट योर थिंकिंग। इंग्लिश आपके थिंकिंग को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, इट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है? तो कोई एक लैंग्वेज सीख जाने से आपकी पर्सनालिटी में वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है? इंग्लिश इज अ मीन्स ऑफ लिटरेसी। आप एक लैंग्वेज सीख रहे हो, ठीक है, एंड इट इज नोवेयर रिलेटेड टू एजुकेशन, ओके? तो वो एजुकेटेड होना और लिटरेट होना आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है? तो वो आपके पर्सनालिटी, आपके थॉट्स को रिफ्लेक्ट नहीं करता। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि क्योंकि एक शख्स को इंग्लिश आती होगी, ठीक है, तो वो एजुकेटेड है, वो काफ़ी अपने पर्सोना में काफ़ी रिच है, ठीक है? तो ये क्यों है? क्योंकि हमें ऐसा विश्वास दिलाया गया है, right? It is something that has been feeded in our brains by the Western society, that English is a superior language. It is not just a language, it is a culture. तो ये क्या होती है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेजिमनी, राइट? और आप अब हम में ये काफी नेचुरलाइज्ड हो चुका है कि अरे, एजुकेशन मीन्स इंग्लिश सीखना, राइट? तो दिस इज व्हाट hegemony looks like. तो Gramsci, referencing Bertrand Russell, argues that north and south are historical cultural constructions, है ना? हमें बोला जाता है कि नॉर्दर्न कंट्रीज जो है वो प्रॉस्पेरिटी दिखाती है, वो ज्यादा पावरफुल होती है। नॉर्थ मीन्स पावरफुल, फर्स्ट वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? फर्स्ट वर्ल्ड को कैटेगराइज किया इनटू फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो ये कैटेगराइजेशंस क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड कौन कंट्रीज है? नॉर्दर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन, वाई? बिकॉज दे बिलीव दैट देयर कल्चर इज सुपीरियर एंड दे हैव इकोनॉमिकली प्रॉस्पर्ड, राइट? एंड सदर्न कंट्रीज जो है उनको पुअर दिखाया जाता है। साउथ मीन्स पुअर, साउथ मीन्स अनकल्चर्ड, राइट? तो दिस इज ऑल बिल्ट थ्रू हेजिमनी, और इसको एकदम अब नेचुरल बना दिया गया है, लोग क्वेश्चन ही नहीं करते हैं, right? So hegemony is equal to leadership plus dominance. It secures obedience not mainly through force but through consent, and it feels natural, you don't question it. So this is what Gramsci has said, right? Now we come to feminist theories of power. Feminist theories of power, it is again related to patriarchal setups, ठीक है? So they are analyzing power through the setup of patriarchy, कि जो power होती है वो मेल सेंटर्ड होती है, ठीक है? सो मेल डोमिनेंस पे बेस्ड होती है, चाहे वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल लेवल्स पे ही क्यों ना हो, ठीक है? तो इकोनॉमिक पे क्या है कि अनइक्वल पे किया जाता है, ठीक है? अनपेड केयर वर्क, ओके? इफ यू आर हाउस वाइफ, ओ यू आर जस्ट एन हाउस वाइफ, ओके? तो तुम्हारा काम ही क्या होता है? पर लोग ये नहीं देखते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि दे आर डूइंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब्स इन द वर्ल्ड,
they are building up individuals, right? And it is something bigger than building companies, राइट? तो वो टोटली अनपेड, इग्नोर्ड और सबसर्विएंट वर्क समझा जाता है कि अरे ठीक है, ये तो इतना ईज़ी होता है, राइट? कल को वो इंडिविजुअल, वो जो उसकी परवरिश है, जो उसकी अपब्रिंगिंग है, वो डिसाइड करे कि कल को वो टेररिस्ट बनेगा या कल को वो एक लीडर बनेगा या फिर वो एक अच्छा या बुरा इंसान बनेगा। सो दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ अपब्रिंगिंग दैट इंडिविजुअल गेट्स, राइट? तो ये इसको सबसर्विएंट समझा जाता है, उसके लिए कोई पे नहीं होती है, उसके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है, राइट? तो पॉलिटिकल कंडीशंस में अगर हम देखें, ठीक है, तो पॉलिटिकल कंडीशंस में देयर आर अंडर रिप्रेजेंटेशंस, एंड इसे कॉम्बैट करने के लिए वी हैव रिजर्वेशंस जो इन प्लेस होती है, ताकि वो उनकी रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा सा अपलिफ्ट मिले, ठीक है? देन देयर आर कल्चरल नॉर्म्स दैट एग्जिस्ट, ठीक है, कि नॉर्म्स होते हैं, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, ठीक है, जिस स्टीरियोटाइप्स होती हैं, ओके, तो वो एग्जिस्ट करती हैं इन पेट्रियार्की, राइट? सो विमेन की आइडेंटिटी, विमेन के जैसे कि द कल्चर, कि यू हैव टू, ये कल्चर प्रिवेल करती है ना कि women they leave their houses after marriage, right? So these are all cultures, right? Pink for girls, blue for boys, right? So there are certain stereotypes, commoditizing girls, okay, using girls for just for some decoration in a movie, okay, or commoditizing them, giving them only dance numbers to perform, ठीक है? तो ये क्या है, कल्चरल bondages है, right? So this structure defines women entirely in relation to men, okay? तो यही होती है रिलेशनल आइडेंटिटी इन पेट्रियार्की, एक वुमेन की क्या होती है, ठीक है? तो इट इज ऑलवेज डिफाइंड टू men, इफ यू आर द टिल द टाइम you know you are not married, you're living your spinster life, so you will be identified as someone's daughter, right? After marriage you will be identified as someone's daughter-in-law, someone's wife, ठीक है? Then you, and when you're old, then you will be defined as someone's mother, or mostly a guy's mother. You will be called by the guy's mother's name, कि इसकी माँ, मतलब मान लो आप राहुल की माँ हो, तो राहुल की माँ ने ऐसा बोला था, ठीक है? राज की माँ ने, तो आपको हमेशा अ एक मेल आइडेंटिटी पे एक फीमेल की आइडेंटिटी बेस्ड होती है, ठीक है? सो उसकी मतलब कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी एज़ अ गर्ल एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है थ्रू आउट लाइफ़, राइट? सो दैट इज़ द प्रॉब्लम इन पेट्रियार्कल पावर स्ट्रक्चर्स। तो सो व्हाट लेयर में देखो, अगर आप क्रिटिसाइज़ करो, द डेविड हेल्ड हैज़ क्रिटिसाइज्ड द असम्पशंस दैट ओबीडियंस जो होती है इट इज़ इक्वल टू लेजिटिमेसी। उन्होंने बोला है कि ओबीडियंस जो होती है वो 2 चीज़ों का रिज़ल्ट होती है, या तो वो एपैथी है, ठीक है? कि लोगों, सिंपली पीपल डोंट केयर इनफ कि उन्हें क्वेश्चन करना है, ठीक है? बस जो चल रहा है वैसा चलने दो, ठीक है? पीपल हैव बिकम कंफर्टेबल विथ यू नो ऑल द नॉर्म्स, ओके? एंड दूसरा है कोअर्शन, ठीक है? पीपल ओबे करते हैं कि उनको डर है कि पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है? और सोशल प्रेशर है कि अगर सबने ऐसा ही किया है, अगर मैंने नहीं किया तो फिर मैं क्या करूँगी? तो यहीं पर हम देखते हैं कि लोग ट्रेडिशंस को क्वेश्चन नहीं करते हैं, दे जस्ट एक्सेप्ट इट एज इट इज़ नॉर्मल, ठीक है? तो यही हमारे जो लूप का हमने पढ़ा था 3 डिमेंशंस, तो हमारे थर्ड डिमेंशन को हाईलाइट करता है, ठीक है? कि वो पावर जो होती है वो इनविजिबल पहुंच जाती है, इसकी विजिबिलिटी होती ही नहीं है, क्योंकि हम उसे नेचुरलाइज करके एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, राइट? Then we have the Foucault's paradigm, Michel Foucault, and इनका interpretation with reference to power is one of the most important, right? तो उन्होंने बोला है कि पावर जो होती है ना, वो कोई इट्स नॉट अ कमोडिटी जो आप पोजेस कर सकते हो, ठीक है? इट इज़ समथिंग विच इज़ एक्सरसाइज्ड, वो कोई कमोडिटी नहीं होती है, आप उसे एक्सरसाइज करते हो। एंड पावर जो होती है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरीज, वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है, वो डिफ्यूज्ड होती है, राइट? तो ही रिप्रेजेंट्स रेडिकल ब्रेकअप फ्रॉम ट्रेडिशनल थ्योरी, शिफ्टिंग टू अ जूरिडिको डिस्कर्सिव,
सो ही हैज़ गिवन अ टॉप डाउन पावर मॉडल, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था कि पावर जो होती है इट इज़ ऑलवेज़ इन द टॉप, राइट? सो टॉप डाउन पावर टू अ कैपिलरी मॉडल, ठीक है, इन्होंने नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बोला, तो उन्होंने बोला कि पावर जो होती है वो टॉप डाउन नहीं होती है, ठीक है, वो फ्लो करती है, वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है, जैसे ब्लड, ठीक है, नेटवर्क लाइक ब्लड होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, वो कैपिलरीज की तरह वो हर डायरेक्शन में, ठीक है, वो हर डायरेक्शन में फ्लो कर रही होती है और एक्सरसाइज हो रही होती है, राइट? सो वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है, डिफ्यूज्ड होती है, राइट? सो दैट इज व्हाट फूको हैज सेड, ओके। सो फूको ने क्या बोला है कि फूकोज टैक्सोनॉमी ऑफ स्ट्रगल उन्होंने दिया है कि अगेंस्ट एथनिक सोशल रिलीजियस डोमिनेशन, जैसे कि फ्यूडल सोसाइटीज में देखा गया है, ठीक है, देन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, तो जैसे कि हम कैपिटलिस्ट सिस्टम्स में होता था, ठीक है, जिसे मार्क्स ने भी क्रिटिसाइज किया है, देन अगेंस्ट सब्जेक्शन, ठीक है, कि मॉडर्न स्ट्रगल जैसे कि हमारी गवर्नमेंट में होती है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गवर्नेबल आइडेंटिटीज, राइट? सो अब उनके कॉन्सेप्ट्स क्या है, ठीक है, हमने बोला है ना कि नॉलेज इज पावर, तो नॉलेज इज पावर जो होती है ना, ये एक्चुअली इन्हीं ने ही हमें दिया है, ठीक है, ओके। सो नॉलेज इज पावर, तो जिसके पास नॉलेज होती है ना, दैट मीन्स उसके पास ऑटोमेटिकली पावर होती है, क्योंकि हम नॉलेज से अपना पावर एक्सरसाइज कर लेते हैं, राइट? जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, तो वो डॉक्टर आपको मार पीट के कोर्शन से जबरदस्ती आपके सर पे गन रख के नहीं बोल रहा है कि आपको ये दवाई खानी ही होगी, नहीं खाओगे आप तो फिर बस खैर नहीं है। तो ये नहीं है, डॉक्टर बस आपको सिंपली लिख के दे देता है, एंड टेक योर प्रिस्क्रिप्शन, गो गेट योर मेडिसिन, हैव इट, और हम फिर भी उनकी बात सुनते हैं, राइट? तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, राइट? तो उनके नॉलेज के बेसिस पे वो अपनी पावर को यूज कर रहे हैं, राइट? So truth is merely a majoritarian construction accepted by those in power. Okay, so that is what he has said. Then we see biopower. ठीक है, बायो पावर क्या होती है कि द स्टेट्स रेगुलेशन ऑफ इंटायर प्लिथोरा ऑफ लाइफ मैकेनिज्म, जैसे कि रजिस्टर ऑफ बर्थ या फिर रजिस्टर ऑफ डेथ, ये क्या करती है, दिस अलाउज द स्टेट टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज पॉपुलेशंस, ठीक है। सो इनका पर्पस क्या है? होमोजेनाइजेशन, तो दिस इज कॉल्ड बायो पावर विच द स्टेट इज यूजिंग। देन वी हैव गवर्नमेंटैलिटी, ठीक है, गवर्नमेंटैलिटी क्या होती है कि द कंडक्ट ऑफ कंडक्ट, तो जैसे कि सर्विलेंस कैमरास होते हैं, सर्विलेंस करना, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस और एनवायरनमेंट को शेप करना, जहाँ पे इंडिविजुअल्स जो होते हैं, इन विच इंडिविजुअल्स मॉनिटर एंड रेगुलेट देमसेल्व्स, राइट? सो वो होती है गवर्नमेंटैलिटी। देन वी हैव प्रोडक्टिव पावर। प्रोडक्टिव पावर क्या होता है? प्रोडक्टिव पावर जो होती है, पावर डज नॉट जस्ट से नो, ठीक है, वो आपको कभी कभी पुश करती है डेवलपमेंट करने में, आपकी रियलिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में, आपके डिज़ायर्स को आइडेंटिफाई करने में, थ्रू डिसिप्लिन, ट्रेनिंग, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, तो दैट इज प्रोडक्टिव पावर। सो वही फूको ने कहा है कि पावर जो होती है इट इज एवरीवेयर, ठीक है, इट इज एवरीवेयर इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरीज, वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है और हर डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, ऐसा कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, जैसे एलिटिस्ट थ्योरी में हमने पढ़ा कि वो हमेशा टॉप में होती है, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, और वो एक्सरसाइज कैसे होती है, इट इज फ्रॉम अ टॉप डाउन अप्रोच, पार एक्सरसाइज टॉप डाउन होती है, ऊपर के लोग जो एलिट लोग होते हैं वो अपनी पार एक्सरसाइज करते हैं नीचे के लोगों पर फूको बोल रहे हैं नहीं, पार ऐसा नहीं होता है, पार कोई कमोडिटी नहीं है जो आप पोजेस कर सकते हो या अलमारी में रख सकते हो, ठीक है, इट इज समथिंग विच इज एक्सरसाइज्ड, ओके, एंड इट इज एक्सरसाइज्ड इन ऑल डायरेक्शंस, हर डायरेक्शंस में वो होती है यूज, राइट? फ्लोज थ्रू नेटवर्क्स एंड इट इज रिलेशनल। Then he gave his panopticon and model and disciplinary institutions, ठीक है, तो फूको ने जेरेमी बेंथम का पैनऑप्टिकन मॉडल जो था उसे यूटिलाइज किया, ठीक है, एक प्रिजन है जहाँ पे देखो ये वाली ये पैनऑप्टिकन है हमारी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक हमारा प्रिज्म है, ठीक है, ये प्रिज्म है और यहाँ पे एक सेंट्रल टार है, ये वाली, ठीक है, अब ये सेंट्रल टार जो होती है ये सारे सेल्स को ऑब्जर्व कर रहा है, ये सारे सेल्स को ऑब्जर्व कर रहा है ऊपर से, ठीक है, तो ये क्या है कि ये अ प्रिजन वेयर अ सेंट्रल टावर ऑब्जर्व्स ऑल सेल्स, तो एज अ सिंबल ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है, तो इससे क्या होती है, कि ये अ प्रिजन वेयर अ सेंट्रल टावर ऑब्जर्व्स ऑल सेल्स, तो एज अ सिंबल ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है, तो इससे क्या होती है, कि ये अ प्रिजन वेयर अ सेंट्रल टावर ऑब्जर्व्स ऑल सेल्स, तो एज अ सिंबल ऑफ
कि देयर इज़ इंटरनलाइज़्ड डिसिप्लिन आती है, बिकॉज़ ये जो सब्जेक्ट्स है, उनको लग रहा है कि हमें कोई देख रहा है, ठीक है? दे फील दैट समबडी इज़ वॉचिंग अस ऑल द टाइम, सो बिकॉज़ समबडी इज़ वॉचिंग अस, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, ठीक है? हम लोग सोच रहे हैं कि अरे आई माइट बी वॉच्ड, सो इट्स बेटर आई शुड बिहेव, ठीक है? सो आई डिसिप्लिन माई सेल्फ, ठीक है? जैसे कि स्कूल्स में या क्लासरूम्स में, मान लो क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा लग गया है, ठीक है? तो आप एग्ज़ाम होंगे तो आप चीटिंग नहीं कर पाओगे, बिकॉज़ कैमरा इज़ लुकिंग एट यू, right? So you regulate your behavior because you feel that somebody is watching you. So many are observed by few, ठीक है? तो सर्विलेंस क्या होती है? सर्विलेंस बिकम्स इंटरनल, एंड पार जो होती है वो वर्क कर रही होती है, जिसके वजह से हम अपने बिहेवियर को रेगुलेट कर लेते हैं, राइट? एंड वी सी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं, जैसे कि असाइलम्स हुए, प्रिजन्स हुए, हॉस्पिटल्स हुए, ठीक है? ये क्या होते हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल्स को ऑब्जर्व किया जाता है, उन्हें ट्रेन किया जाता है, ताकि वो अपनी जो पुरानी क्राइम्स है उन्हें दोबारा ना करे, वो उन्हें डोसाइल रोल्स दिए जाते हैं, ठीक है? जैसे स्कूल्स में टाइम टेबल होती है, एग्ज़ाम्स होती है, ठीक है? तो ये क्यों होती है? ताकि बच्चे डिसिप्लिन्ड हो सके, उनको प्रोडक्टिव बनाया जा सके, ठीक है? असाइलम्स होते हैं, ठीक है? उन पेशेंट्स को ऑब्ज़र्व किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है, ठीक है? ताकि उन्हें नॉर्मल स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ में लाया जा सके। प्रिज़न सेल्स होती हैं, जहाँ पे सर्विलेंस होती है, रूल्स, पनिशमेंट होते हैं अगर आप कुछ गलत करते हो तो, ठीक है? एंड हॉस्पिटल्स जहाँ पे आपको मेडिकल केयर, ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि आपकी बॉडी ठीक हो सके। सो दीज़ आर ऑल डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस, और इनका गोल क्या होता है कि लोगों को यूज़फुल बनाना, डोसाइल बनाना, प्रोडक्टिव बनाना, ठीक है? सो इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं वो सिर्फ रिप्रेस नहीं करती हैं, ठीक है? दे शेप एंड दे प्रोड्यूस अस, राइट? नाउ वी सी सो व्हाट लेयर। सो व्हाट लेयर क्या बोल रही है कि पावर इज नॉट जस्ट अबाउट सेइंग नो, इट वर्क्स बाय शेपिंग व्हाट वी थिंक नो एंड बिकम। तो डाल्स रिलेशनल पार क्या है कि उन्होंने बोला था कि ए जो है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, कि आपकी जो रिलेशनल पार होती है, आप बी से या किसी और से वो चीज़ भी करवा सकते हो जो आप वो बी नहीं करता, ठीक है? ज़बरदस्ती करवा पा रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि इट फोकसेस ऑन विजिबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एक्टर्स। तो पार क्या होती है? पार इज़ सीन व्हेन एक्टर्स जो होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, ठीक है? इन अ डिटैचेबल वे। देन उसके बाद फूकोज़ कैपिलरी पावर देखो अगर आप, तो वो क्या है? वो इनविजिबल है, वो डिस्कर्सिव है, राइट? वो हर डायरेक्शन में फ्लो हो रही है थ्रू सोशल नेटवर्क्स, एंड इट इज़ नॉट जस्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो इट इज़ इन द डिस्कोर्स, जैसे कि हेल्थ हुआ, क्रिमिनैलिटी हुआ, नॉर्मैलिटी हुआ, ये सब हमारे आइडेंटिटीज़ को शेप करते हैं, राइट? सो व्हाट इज द पॉइंट कि डाल जो है, रॉबर्ट डाल, ही लुक्स फॉर पार इन विजिबल एक्ट्स बिटवीन द एक्टर्स। जैसे एक ए है, बी है, तो ए जबरदस्ती अपना बी से काम करवा पा रहे हैं, ठीक है? बट फूको क्या है? फूको फाइंड्स इट इन द वेरी कंडीशंस दैट मेक अस हु वी आर, कि वो हमें प्रोड्यूस कर रही है, राइट? इट इज अ डिस्कोर्स, इट इज़ कमिंग फ्रॉम नॉलेज, जैसे कि हेल्थ, क्रिमिनैलिटी, नॉर्मैलिटी, ठीक है? ये हमारे आइडेंटिटी को शेप कर रही है और हमारे बिहेवियर को रेगुलेट या प्रोड्यूस करती है। तो उन्होंने वही कहा है कि पावर जो है, इट इज़ नॉट अ थिंग जो आप पोजेस कर सकते हो, कैप्चर कर सकते हो। इट इज़ अ स्ट्रैटेजी, इट इज़ समथिंग दैट यू एक्सरसाइज, ठीक है? एंड इट इज़ प्रेजेंट अक्रॉस वेब, अक्रॉस कैपिलरी, जो हर डायरेक्शन में सर्कुलेट और एक्सरसाइज होती है, राइट? सो रेफरेंसेस पे तो हमने ऑलरेडी चर्चा कर रखा है, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। सो हियर वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ आवर वीडियो, ठीक है? और अब आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में मैंने कोई टेबल नहीं बनाया है, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने टेबल बनाया है, इट्स जस्ट दैट मैं उसे इसमें इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। So I have the table, okay. I have the table, I can show you, and it is a more organized table. I'll just show you, okay. मैं आपको टेबल दिखाती हूँ। तो ये है हमारा टेबल, ठीक है। कंपेरेटिव रेफरेंस, ये हमारे सारे थिंकर्स हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स और उनके वर्क्स हैं, उनकी जो आर्ग्यूमेंट है, जो उन्होंने पॉइंट दिया है, एंड
जो भी उनका डिमेंशन है या हाउ या एग्जाम्पल्स, ये सारे मैंने आपके लिए कैटेगराइज कर रखे हैं, मैंने टेबल बनाया है। ठीक है, तो मैंने उसमें इंक्लूड नहीं किया बिकॉज आई मेड दिस लेटर, तो आई कुड नॉट इंक्लूड इट, राइट। तो ये है हमारा पूरा टेबल। ठीक है, दिस इज एन एंटायर टेबल, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है। तो इफ़ यू वांट कि आपको ये सारा पीडीएफ, सारा नोट्स, सारा टेबल आपको मिले ताकि आप पढ़ सको, ठीक है, यू फाइंड इट ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, तो आई कैन सेंड इट टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यू जस्ट हैव टू फॉलो मी हियर ऑन इंस्टाग्राम, राइट, एंड आपको डीएम करना होगा मुझे। जस्ट आप डीएम करो वाई थ्योरी स्पेस नोट्स एंड टॉपिक का नाम, एंड आई विल सेंड यू द notes in PDF form, whatever I have used here, including the table, right? तो just that, thank you for staying till the end, and I hope कि आपको टॉपिक समझ आया होगा। जो भी आपके फीडबैक है प्लीज़ मुझे बताएं, ठीक है, अच्छा लगा, बुरा लगा, कहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट मी टू कवर सम टॉपिक ऑफ योर चॉइस, तो आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको कौन सा टॉपिक करना है, ठीक है। तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।